मैं एक अभिनेता हूँ, मेरा नाम है यजुवेंद्र प्रताप सिंह। ये मेरी दूसरी फिल्म है जिसकी बात करने में आज लखनऊ आया। हालांकि मैंने अपने करियर की शुरुआत जो है वो लखनऊ से ही की है। यही शालीमार चौराहे पर बनरूम किचन लेकर रहता था मैं और थिएटर किया करता था, और आज ये यात्रा मुंबई तक पहुंच गई है। जब मैं थिएटर करने निकला तो मैंने यही सोचा था कि मैं उसमें भी कुछ डिफरेंट ही करूंगा, और जब मैं सिनेमा करने पे आया तो भी मैंने यही सोचा था कि मैं फिल्में भी कुछ दूसरी किस्म की करूंगा। ऐसी फिल्में नहीं जो चालू मुद्दों के लिए बनाई जाती हैं, सिर्फ चंद पैसे इकट्ठे करने के लिए बनाई जाती है। तो अभी जो मैंने जिस विषय पर काम किया है, ये ऊपर वाले का कर्म है कि वो मुझे ऐसे सब्जेक्ट्स दे रहा है जिसके थ्रू मैं समाज तक अपनी बात पहुंचा सकूं। तो इसमें मेरा योगदान कम उन लोगों का ज्यादा है जो मुझ तक पहुंच रहे हैं ऐसे विषयों के साथ। तो अभी जो मैंने फिल्म की है उसका नाम है एक अंक, और एक अंक आधारित है पर्यावरण पर, नदियों पर, कि ऊपर वाले ने हमें जो चीज बख्शी है हम अपने स्वार्थ के चलते उसका कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। नदी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, पहाड़ को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, जमीनें साफ करके हम मकान तो बना रहे हैं पर पीने का पानी कहां से आएगा इसकी चिंता किसी को नहीं। चूंकि कहा जाता है, हमारे किताबों में लिखा है, धर्म ग्रंथों में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। ये पहले से ही हम लोगों को पता है। तो उसी देश का ये गीत मैं आपको सुना रहा हूं। जहां बेटी का नहीं सम्मान, वहां बसते नहीं भगवान। जहां बेटी का नहीं सम्मान, वहां बसते नहीं भगवान। बेटी जो पैदा हुई न कंधे झुकाओ, लक्ष्मी है आई घर में खुशियां मनाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत को अपने स्वर्ग बनाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत को अपने स्वर्ग बनाओ। हम कहते हैं कि बेटियां हमारे लिए एक बोझ के समान है, लेकिन ये मेरा गीत कहता है कि बेटी बोझ नहीं है अपना भाग्य लेके आती है। बेटी बोझ नहीं है अपना भाग्य लेके आती है। घर माँ बाप के कुछ दिन रहकर छोड़ चली जाती है। बेटी बोझ नहीं है अपना भाग्य लेके आती है। घर माँ बाप के कुछ दिन रहकर छोड़ चली जाती है। कन्यादान महादान शुभ फल पाओ, लक्ष्मी है आई घर में खुशियां मनाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत को अपने स्वर्ग बनाओ। बेटी पूछे दोष क्या मेरा, कोख में मारी जाती हूँ। क्या सचमुच अभिशाप बेटियां मैं न समझ पाती हूँ। बेटी पूछे दोष क्या मेरा, कोख में मारी जाती हूँ। क्या सचमुच अभिशाप बेटियां मैं न समझ पाती हूँ। माँ और बाप का फर्ज निभाओ, लक्ष्मी है आई घर में खुशियां मनाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत को अपने स्वर्ग बनाओ। बेटी सरस्वती बेटी सीता, बेटी ही तो है राधा। बेटी सरस्वती बेटी सीता, बेटी ही तो है राधा। बेटी से ही दुनिया, बेटी
दो कुल की है मर्यादा। बेटी सरस्वती बेटी सीता बेटी ही तो है राधा। बेटी से ही दुनिया बेटी दो कुल की है मर्यादा। ईश्वर की देन बेटी इसे अपनाओ। लक्ष्मी है आई घर में खुशियां मनाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारत को अपने स्वर्ग बनाओ। आधिगंगा गोमती तल पे बसे सुंदर नगरी। ऋष जमदग्नि के धरती पे बरसे प्रेम के बगली। आधिगंगा गोमती तल पे बसे सुंदर नगरी। ऋष जमदग्नि के धरती पे बरसे प्रेम के बगली। ए माटी से नीक कुछ नहीं सब पूछाला। ए माटी से नीक कुछ नहीं सब पूछाला। ई जौनपुर हुजूर सबसे निराला। ई जौनपुर हुजूर सबसे निराला। तो हमारे जौनपुर की क्या विशेषता है कि रामो और जान चचाई हंसाते घूमे जाले। मारी गई तरवे मसदेनी रामे गिरती खाले। रामो और जान चचाई हंसाते घूमे जाले। मारी गई तरवे मसदेनी रामे गिरती खाले। हवन भेद तो मस्जिद शिवाला। हवन भेद तो मस्जिद शिवाला। जौनपुर हुजूर सबसे निराला। जौनपुर हुजूर सबसे निराला। और जौनपुर की जो सबसे खास विशेषता है कि शिक्षा मांगे जो अधिकारी के जिला। वहां पे अधिकारी बहुत है हमारे जौनपुर में कि शिक्षा मांगे जो अधिकारी के जिला। बड़की बड़की मुरली मिले खरबूजा रसीला। राज जौनपुरी में हो गुनाह गवाला। राज जौनपुरी में हो गुनाह गवाला। ई जौनपुर हुजूर सबसे निराला। ई जौनपुर हुजूर सबसे निराला। गुलाब लिखता है यादा जी आपकी तरफ से है औरतों के लिए। मेरे लबों को महकता गुलाब लिखता है। मुझे गजल की मुकम्मल किताब लिखता है। मेरे लबों को महकता गुलाब लिखता है। मेरे बदन में महकता गुलाब लिखता है। वो सोचता है कि औरत है एक बदल का नाम मगर ज़बानों से इनकलाब लिखता है। ज़बानों से इनकलाब लिखता है। ये इनकलाब लाइन है आवाज़ जी और आवाज़ जैसी जो ख़वातीन मौजूद है यहाँ पर तो अपने छोटे छोटे कोनों में काम कर रही है। ये इनकलाब लाना जरूर। इस किताब में तो न सिर्फ बहुतों की जिंदगी में जिन्होंने हिंदी में पढ़ी है इसकी ये किस तरह से वजूद में आई आभा जी ने बताया है। आप थोड़ा सा जितेंद्र जी थोड़ा सा टाइम दीजिएगा क्योंकि मैंने जो पेशनस लिखा है वो ना आभा जी ने सुना है ना दूसरों ने पढ़ा है। मगर पेशनस कहते हैं प्रीफेस। जब मंसूर साहब ने कहा कि आप भी इसके बारे में कुछ लिख दीजिए तो प्लीज जरा सा पेशेंस रखिएगा। उठना बैठना कम कीजिए। तारुफ तो नसीम अंसारी कोचर ने लिया है मगर जी हालत दशा और दिशा हिंदी में थी और उसका तर्जुमा किया गया है औरत हालत और हल। मोहतरमा आपस की तहरीर करता है स्त्री दिशा और दिशा किताब हिंदी जबान में अप्रैल 1917 में शाये हुई। उसकी रस्ते इजरा में मैं मौजूद थी। वही किताब मिली। घर आकर जब मैंने किताब पढ़ी तो बहुत पसंद आई। मैंने आभा जी को फोन किया और कहा कि इसका तर्जुमा उर्दू में करवाइए। जैसी ये डायनामिक लेडी है उन्होंने फौरन हाँ कर दी और कहा कि ये किसी जात किसी मजहब किसी तबके की कहानी नहीं है। ये औरत के इस्तेसाल मतलब एक्सप्लॉयटेशन की कहानी है। मैं भी मैं एक कोई NGO चलाती हूँ जो इसका नाम नताशा है। जब मैंने आभा जी को ये सब बताया तो वो उर्दू में शायद करने के लिए फौरन तैयार हो गई और मैं उन्होंने मुझसे ही
मेरी कंधे में बंदूक रखती के दाबू, तर्जुमा तुम ही करवाओ। और डॉक्टर मंसूर हसन ने उसका तर्जुमा किया। बहरहाल आवाज सिंह एक बहादुर, हुनरमंद और मेहनती इंसान है। उन्होंने एक अंजुमन अपने वालिद और ससुर के नाम से रन समर फाउंडेशन कायम की है। एक कामयाब IAS ऑफिसर और ऊंचे ओहदे पर फाइज होने के बावजूद, फाइज मतलब अपॉइंट होने के बावजूद उन्होंने वक्त से पहले सुबहदोश होकर समाज की, खासकर औरतों की जिम्मेदारी ली। वो आज एक मशहूर और कामयाब एडवोकेट है, मगर पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज की जरूरतमंद, गरीब और इस्तेसाल से जूझ रहे तबके के लिए हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। वो सड़क से लेकर अदालत तक मजलूम और बेसहारा औरतों की आवाज बनकर उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए जंग कर रही है। इस किताब में लिखा गया हर हादसा, हर वाक़या हकीकत पर मुबनी है। किताब में लिखे गए ज्यादातर वाक़े ऐसे हैं कि उनको पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुजरिम आगा जी कहती है, मुजरिम होता है, चाहे वो पुलिस में हो, सियासी नेता हो या मजहब का नंबरदार हो। वो बड़ी बहादुरी से उसको सामने लाती है और ये सब काम वो मुफ्त में बगैर किसी फीस के करती है। तालियां तो बजाते। किताब में उन्होंने ये मुद्दा भी अपनाया है कि खवातीन के लिए सरकार जितने भी कवानीन बनाती है उसका फायदा पूरी तरह तो नहीं, मगर किसी हद तक सिर्फ शहर में रहने वाली खवातीन उठाती है। गाँव और कस्बों में तो उनके बारे में पता ही नहीं होता। आबादी ने बड़ी आसान जबान में हिंदुस्तान के आईन, कॉन्स्टिट्यूशन आईन को भी समझाया और ये भी कि औरतों के अपने हुकूक की पूरी तरह आगाही नहीं। मैं शॉर्ट करके पढ़ रही हूँ, लगेगा कि मैं आभा जी के बारे में कसीदा पढ़ रही हूँ। काफी लिखा गया है, वो आप जब उर्दू पढ़िएगा तो जान लीजिएगा। मैं इसके बाद एक चेक कटवाऊंगी आभा जी से कि मैंने तारीफ की मगर सच्ची की, इसकी तारीफ करिए। आभा जी की किताब कहानियों या अफसानों का बदमुआ नहीं है। उसने उन्होंने खवातीन से जुड़े हर मसले और हर हादसे और हर मुद्दे को बड़ी बहादुरी और ईमानदारी से पेश किया है, चाहे वो 3 तलाक हो, हलाला हो, रेप हो, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद हो या कत्ल का मामला हो। किताब औरत हालत में मुझे बहुत ही अहम हिस्सा वो लगा है। अभी हमारे सेक्रेटरी साहब इसका जिक्र कर रहे थे कि बहुत अहम वो हिस्सा लगा है जिसमें उन्होंने अपनी वालदा मोहतरमा तारा सिंह के बारे में लिखा है, जिन्होंने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश और तरबियत दोनों बेटों के बराबर की। सुनिए, बेटों की माओ सुन लो कि बेटियों को भी बराबर समझा करो, के बराबर की। आभा जी बड़े खूबसूरत और पुरअसर अंदाज में अपने खानदान, खासकर वालदा का जिक्र करती हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों को अपनी बेटियों में पूरा किया है। एक बहादुर खातून की और क्या मिसाल हो सकती है। जीती जाती मिसाल। आभा जी का कहना है कि औरत के बारे में न सिर्फ नजर बदलो बल्कि नजरिया बदलो। मैंने एक ट्वीट छोड़ दिया साहब, उर्दू सही थी, मैंने लिखी है, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा है कि मैं इतनी अच्छी लिख सकती। ठीक है जी। जी, ये किताबें इसको जरूर पढ़िए और पढ़ने के बाद एक सेमिनार आना जी या एक गेट टुगेदर होना चाहिए कि आपका रिएक्शन क्या है। बहुत से हादसे इन लोगों में जो बैठी हुई होते हैं, हमारे बीच में अर्शी अलवी भी है जो कि दुबई में बज़्म उर्दू है, उनके भी 2 शब्द सुनाएंगे। ये भाई बहन दोनों जाके कोने में बैठते, शायद स्कूल में भी यही करते थे कि पीछे जाके चुपचाप बैठ जाते थे और फिर रिजल्ट फर्स्ट आता था, फर्स्ट क्लास आता था जी। और ये वो है हमारे बीच में, ये मीना इरफान है जो टीवी से जुड़ी हुई है, खबरें करती है। आज मतलब एक ही इंस्टीट्यूट चला हुई है। आला जी आपकी मोहब्बत में, और मोहब्बत तो कम है लेकिन जो टॉपिक आपका है उससे जुड़े होने की वजह से क्योंकि आपको तो हायर क्लास, हाई कोर्ट की है, आप एडवोकेट तो हायर लोग ही जानते थे, लेकिन आज हम जैसे लोग भी आपको अच्छी तरह से जान गए। इसीलिए ये तबका जो है वो शौक है कि आप सिंह इतनी डायनेमिक, इतने बड़े उर्दू को रखते हुए ऐसे मुद्दे पर किताब लिख सकती हैं और उसका तर्जुमा करवा सकती हैं। बहुत बहुत मैं तो बड़ी इंप्रेस्ड हूँ, आप लोगों का पता नहीं क्या हाल है। नमस्कार, मेरा नाम ईशा सिंह है, मैं बम्बई हाई कोर्ट में वकील हूँ। मैं आपसे कुछ 2 शब्द बोलूँगी, 2 से ज़्यादा ही बोलूँगी। हम वकील कम नहीं बोल पाते, पर
क्या है ना, हम लोग यहाँ पे बम्बई से आए हैं, समर आप लोग के लिए काम करता है, और जो यहाँ पे काम करता है वो आपको आपके हक के बारे में बेहतर बता सकता है। तो हमारे साथ सोमा है, वो यहाँ पे प्रैक्टिस करती है, वो 5 मिनट में आपको बताएंगी कि महिला और मुस्लिम महिलाओं के साथ क्या प्रॉब्लम्स है और वो कैसे उनको संभालती है। थैंक यू ईशा, थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए। मैं यहाँ पे उपस्थित सभी रिस्पेक्टेड गेस्ट ऑफ ऑनर को सबको वेलकम करती हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें शायद मुझे अगर बोलने को दिया जाए मैं सारा दिन बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं रोज देखती हूँ, रोज डील करती हूँ इन सब प्रॉब्लम से, कहाँ दिक्कतें आती हैं। अभी एक जो गवर्नमेंट का ट्रिपल तलाक पे बिल आया है, उसके बाद कुछ चीजें जो चेंज हुई है, जो हमारे ही केसेस फर्स्ट चेंज हुई है, वो ये कि अब तलाक नहीं दिए जाते लड़कियों को। ट्रिपल तलाक जो है उसकी वजह से एक रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट, जिसे उर्दू में रुखसती बोलते हैं, दावा रुखसती का एक नोटिस दे दिया जाता है, या फिर कोई एक बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं एडवाइस करने के लिए कि एक डिक्लेरेशन का वो दे दो कि हम जो है तुम्हें तलाक दे देंगे और तुम अपना अलग इंतजाम कर लो, जिसका प्रोविजन जो है अगर हम जाएंगे, अगर कुरान की बात करें तो उसमें एक जगह मिलता है कि हस्बैंड जो है वाइफ को डेलीगेट कर देता है कि वो जब चाहे तब तलाक ले सकती है, लेकिन वो यहाँ सिनेरियो नहीं है। अभी इस वक्त का स्टेज जो चल रहा है वो हस्बैंड्स के बीच में जो तलाक चाहते हैं उनमें एक कंफ्यूजन वाली सिचुएशन हो गई है, तो वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ महिलाएं फेस करती हैं वो प्रॉब्लम सिर्फ तलाक से रिलेटेड नहीं है। तलाक तो एक अनाउंसमेंट होता है, मेन चीज होती है कि हम जिंदगी कैसे जी पा रहे हैं। अक्सर जो महिलाएं तलाक झेल रही होती है, ब्रोकन फैमिली का मार झेल रही होती है, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है मेंटेनेंस की, बच्चों को कैसे पालें, और जो हमारी कोर्ट देती है वो बहुत कम होता है, उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता है। तो वो ऑर्डर होने के बाद भी अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, इतने छोटे बच्चे लेके लोग आते हैं, वो बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं, मेंटेनेंस का केस डिसाइड नहीं होता है। तो ये सारी समस्याएं हम लोग देखते हैं, फील्ड लेवल पे देखते हैं। प्रशासन से जैसे हम लोगों को जो सपोर्ट मिल सकता है वो सपोर्ट ये है कि अगर महिलाएं चाहती है तो उनकी तहरीर पे काम हो, लेकिन वो चीज होती नहीं है, FIR दर्ज नहीं होती है, बार जो है मीडिएशन के नाम पे डिले किए जाते हैं, टाइम फिक्स होने के बावजूद भी वर्कआउट नहीं होता है। ये सारी चीजें जो है इतनी ग्राउंड लेवल पे इतनी दिक्कतें हैं, चाहे वो प्रशासन की हो चाहे वो कोर्ट के ऑर्डर्स की हो, और ऐसे में लेडीज के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपना सोर्स ऑफ इनकम जो है बनाए रखें, वो काम करें, कुछ भी प्रोफेशन जो उनकी जो चीजें उनको आती है वो उसी से लेकर के कुछ काम करें, लेकिन अपना कमाई का एक जरिया बनाती रहे। तो अगर हम बात करें जो ट्रिपल तलाक का बिल आया है उसमें सजा का प्रावधान नहीं, सभी को पता है कि 3 साल की जेल हो जाती है, और उसमें भी मेंटेनेंस का भी प्रावधान दिया गया है। तो यदि आप लोग अगर फेस कर रहे हैं कोई इस तरीके की आपके आसपास की महिला है जो फेस कर रही है इस तरीके की चीजों को, तो आप वन सम्मान के फोरम को इन्फॉर्म कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में हमें उससे सपोर्ट, हम उन्हें जितनी सपोर्ट हो सकती है वो देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच जी। तो मैं यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहती हूँ। 3 साल पहले मैं मुंबई हाईकोर्ट के एडवोकेट जनरल श्री हरी अमी के साथ काम करने गई थी, तो उनके सामने एक बहुत अच्छा केस आया था। आपने हाजी अली दरगाह के बारे में सुना होगा, हम सब दरगाह में जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, और वहां पे पिछले 2-3 साल से उन्होंने बंद करके रखा था महिला के लिए। उन्होंने कहा था महिला अंदर नहीं जा सकती, जहां पूजा करते हैं, जहां पे टूम है हजरत अली का, वहां पे वो लोग नहीं जा सकते। रोजा ठीक है। तो ये जो सब्जी माला में इशू था या हाजी अली में इशू था, सब सेम है कि आप औरत को अंदर क्यों नहीं जाने दे सकते। तो ये हमारे एडवोकेट जनरल के पास आया, उस टाइम मैं उनके पास काम कर रही थी, और उनको पोजीशन लेना था, और उन्होंने कहा बिल्कुल ये गलत है, ये जो दरगाह वाले कर रही है ये बिल्कुल भी इस्लाम के सहमत भी नहीं है। तो हमें ऐसा केस बनाना है कि हम बता सकें लोगों को कि ये इस्लाम में है ही नहीं कि आप औरतों के साथ ऐसा भेदभाव कर सकते हैं कि आप दरगाह के अंदर एंट्री नहीं दे रहे।
तो हमने किया, मैं एक बहुत इस्लामिक स्कॉलर से भी मिली, श्रीमती जीना शौकत अली। उन्होंने मुझे दो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताई। उन्होंने कहा, एक तो ग्रेवयार्ड, जो दूसरी पार्टी थी वो कह रहे थे कि इस्लाम ने कहा है कि औरत कब्रिस्तान में नहीं जा सकती और इसीलिए हम लोग उनको दरगाह के अंदर भी एंट्री नहीं दे रहे। तो मैंने कहा ये तो सही नहीं है। उन्होंने कहा, उन्होंने हादत पढ़ी है, उन्होंने कहा इस्लाम में आधी प्रॉब्लम यहाँ से होती है, किसी ने कुछ कहा, किसी और ने कुछ कहा, और जो भी पावर में होता है वो एक आदमी को कह देता है यही इस्लाम ने कहा है, पर ये सच नहीं है। मैंने कुरान पढ़ी, कुरान में कहीं नहीं प्रॉफिट ने कहा है कि औरत कब्रिस्तान नहीं जा सकती या औरत कैन नॉट एंटर द सैंक्टम सैंक्टोरम। तो ये तो फर्स्ट था। उन्होंने तो एक और भी चीज कही जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में यू कैन नॉट वर्शिप एन आइडल, आप किसी भी चीज को पूज नहीं सकते, तो आप दरगाह को भी पूज नहीं सकते। उस हिसाब से देखा जाए, अगर कानून लगाया जाए तो दरगाह का कॉन्सेप्ट ही अनइस्लामिक है कुरान के तरह से अगर देखा जाए। पर ये तो मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा आर्गुमेंट हो गया, हम इसमें गए नहीं, हम कोर्ट के सामने गए और हमने कोर्ट से कहा देखिए संविधान आप सबको राइट्स देते हैं, आपको अधिकार देता है, आप औरत है या मर्द है, आपका इक्वल अधिकार है। अगर आपको अपने धर्म में पूछना है तो आपका अधिकार है। वो गाना है ना, सदा हक ऐसे रख, तो अब आपको अपने अधिकार मांगने पड़ते हैं। तो हमने कोर्ट से कहा देखिए संविधान औरत और आदमी को इक्वल रखता है और ये तभी आप कह सकते हैं एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट है। मतलब अगर इस्लाम टूट जाए, अगर ये हम ना करें उससे इस्लाम टूट जाएगा, तभी संविधान उसको प्रोटेक्शन दे सकता है। और वो सीना शौकत अली ने हमसे कहा नहीं, इस्लाम में तो 5 पिलर्स होते हैं, आपका पिलग्रिमेज हो गया, फास्टिंग हो गया, तो ये इन्होंने खुद का लॉ बनाया है। तो हमने बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने बोला, तो जज ने हमारी बात सुनी, वो सहमत हुए, तो जज ने हमारे फेवर में ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा ये दरगाह में जो बोला है सही नहीं हो रहा, हमेशा से औरत अलाउड है, अब आपने ऐसे ही बंद कर दिया। सो वी गॉट दैट ऑर्डर इन आवर फेवर। बट तब देखिए इन लोगों की शैतानी, इन्होंने फिर मर्दों को भी आने से बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम मर्दों को आने ही नहीं देंगे। तो ये इस्लाम की बात थोड़ी ना हुई, ये आपकी सोच की बात हुई। फिर ये गया सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ये गलत है। तो उसके बाद से आज मैं न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ रही थी, अब औरतें मर्द दोनों अंदर जा सकते हैं। अब हमें लगता है कि हमारी जीत हो गई, पर पिछले साल में दिल्ली में थी और इसमें मैं जल्दी से 2 चीजें बताना चाहती हूँ। एक तो हमारे टीचर थे हिस्ट्री के, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाते थे और वो कह रहे थे हम लोग कहते हैं इस्लाम औरतों के खिलाफ है, पर आप ये नहीं जानते कि जब इस्लाम पैदा हुआ था हिंदुस्तान में सती हो रही थी और यूरोप में विच बर्निंग हो रहा था, चुड़ैल को जलाते थे। तो क्रिश्चियनिटी में औरतों को चुड़ैल की तरह कहकर जलाते थे और भारत में औरतों को सती में आग में त्याग देते थे। तब इस्लाम इतना प्रोग्रेसिव रिलीजन था कि उन्होंने वुमेन को राइट्स दी, उनकी प्रोटेक्शन की। तो उन्होंने कहा बट समवेयर हिस्ट्री हैज डिस्टॉर्टेड दिस, दे हैव क्रिएटेड oppressive system which was not meant to be oppressive, it was supposed to liberate the Muslim woman. But second thing, मैं हैबिटेट सेंटर की लाइब्रेरी में पढ़ती थी, वहां से निजामुद्दीन औलिया दरगाह was only 5-minute walk। तो whenever I wanted to relax, मैं वहीं जाके पूजा करती थी और you cannot believe it, first time I entered, first of all, women are not allowed inside the sanctum sanctorum। और मुझे जो गुस्सा आया और मैंने कहा अब मैं क्या, अब मैं दिल्ली में केस डालूं, अब मैं पटियाला में केस डालूंगी, पंजाब में केस डालूंगी, मैं नॉर्थ ईस्ट में केस डालूंगी, जहां भी दर्द है वहां केस डालूंगी। I can't do that। तो earlier when I told you कि ये जो उंगली है अब खुद पे पॉइंट करिए, it's your fault। पहली बात तो नहीं हुआ ना कि दरगाह में women are not being allowed, निजामुद्दीन में तो हिस्टोरिकली अलाउड नहीं है, women रोज जाती हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, कोई जाके हादिस नहीं पढ़ता, कुरान नहीं पढ़ता कि क्या ये रिलीजन में कहा है, क्या प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा है कि women are not allowed, कोई नहीं करता। तो गलती आपकी है, मेरी भी है। हमने तो कर दिया बॉम्बे, बॉम्बे के हाथ में दरगाह के लिए,
बट दिल्ली में कौन करेगा? तो पहले तो मैं अपने इम्तिहान के लिए मन्नत मांगती थी, फिर मैंने कहा ये भगवान इम्तिहान छोड़ो, बस इस दर्जा को कोई चैलेंज कर दे, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मुझे यहाँ बैठ के जाली से देखना पड़ता है उस टूम को, और वहाँ पे मर्द अंदर चले जा रहे हैं। You know, this is not the country we live in. We live in an equal country now. और बस गॉड की ग्रेस है, भगवान हमेशा सुनता है अगर आप सच्चे दिल से मांगो। तो अभी वो भी चैलेंज हो गया। दिल्ली के लॉ स्टूडेंट्स ने कहा कि ये निजामुद्दीन में गलत हो रहा है, सबरी माला हो गया, हाजी अली हो गया, तो यू मस्ट चेंज द लॉज। तो मैं बस यही कहूंगी, आज के टेक अवे बस इतना ही करें, सदाहा एथेरा, इट्स माय फॉल्ट। So now you start, be empowered. You have education, you have the state supporting you. That is why Jitendra sir is with us. You women can dream now, and you can be anyone. Look at Malala Yousafzai. I mean, she is an inspiration to all of us, including, you know, we Amal Clooney, Malala, Hillary Clinton, or Angela Merkel, even our very own Indira Gandhi, as disputed as her reign was. So I just want to say, empower yourselves. The sky is the limit, and One Samar is always with you. So thank you very much. I hope you learned something from this. इनकी कर्मठता निष्ठा संपूर्ण प्रदेश में जानी पहचानी जाती है। इस पुस्तक की लेखिका आभासी जी, जिनकी प्रतिभा इस पुस्तक के सभी पृष्ठों पर संपन्न होती दिखाई पड़ रही है। उन्होंने जिस प्रकार से नारी उत्पीड़न को दर्शाया है, उससे उनकी बुद्धिमत्ता, प्रखरता और दार्शनिकता का पता चलता है। तो दार्शनिक स्तर पर भी उन्होंने दृष्टिगत किया है और दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं, केवल हवा बातें नहीं की हैं। नाम लेकर के, घटनाओं को लेकर के उन्होंने जो चर्चा की है, जो अपने उन्हें प्रयास किए हैं, वो सराहनीय है। उन्हें आशा है उन्होंने जो राह दिखलाई महिलाओं को, ये मुझे उसका उर्दू अनुवाद मिला है, हिंदी अनुवाद मैं देखूंगा तो उसकी और भी मॉडिफिकेशन क्या है। महिलाओं को जिस प्रकार से अबला जीवन, आज तुम्हारी यही कहानी, नैनन में लिए और आंखों में पानी, ये बयान किया जाता रहा है, लेकिन अबला सशक्त है। और इस्लाम के जो अभी उदाहरण हमारे बच्चे ने दिया है, इस्लाम के अध्ययन करना बहुत आवश्यक है और सिर्फ मौलवियों के इस्लाम को इस्लाम समझना ठीक नहीं है। मुल्ला का इस्लाम और होता है, अल्लाह का इस्लाम और है। कुरान कुछ कहता है, कुरान की बातों को देखना चाहिए। मौलवी जो अपने अपने अंदाज से बदलता रहता है। इसलिए बहुत मशहूर वाकया है कि एक आदमी ने शिकारी ने फंसाया, तो एक कौवा भी आ गया और एक बटेर भी आ गई। तो बटेर ने कहा कि मेरी तो जान चली जाएगी, लेकिन कौवे ने कहा घबराओ नहीं, मेरी भी जान जाएगी। इसलिए इस जाल को लगाने वाला मौलवी है, पता नहीं कब हलाल करने का हलाल कर दिया। इसलिए मौलवियों का दीन और है, इस्लाम और है। कुरान मजीद में तमाम बराबरी का दर्जा दिया गया है। यहाँ तक कि आबादी आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम में जब तक कि कन्या हाँ नहीं कहती, उस समय तक निकाह नहीं होता। कन्या के एक हाँ नहीं पर पूरा बरात का आजा गाजा बाजा सभी होता है, तो लौट जाएगा। इसलिए जो महत्व है, महत्ता है, वो इस्लाम में औरतों की है। और इसीलिए रसूल पैगंबर अपनी जो बेटी के आदर करते थे, अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाया करते थे। मिशकात शरीफ अगर किसी ने पढ़ी होगी, बहुत अच्छी किताब मिशकात शरीफ, उसमें है, अरबी में अनुवाद कर दूंगा कि जब भी ऐसा तसलत फातिमा ज़हरा, जब भी फातिमा ज़हरा उनकी बेटी दाखिल होती थी, कामा रसूल खड़े हो जाते थे, उनको अपनी जगह पर बिठाते थे। जब तक फातिमा बैठी रहती थी, रसूल खड़े रहते थे। ये इस्लाम में औरत का सम्मान है। और इसलिए वो अरब जो अपनी बच्चियों को जिंदा गाड़ दिया करते थे, बट्टू अरब, जाहिल अरब, गंवार अरब, अपने बच्चियों को जिंदा गाड़ देते थे। और जब 4-5 बच्चियों को जीवित गाड़ देते थे, तो बहुत से गर्व करते थे कि हमने 5 बच्चियों को गाड़ा है।
ऐसे एक व्यक्ति जब रसूल पैगंबर के पास पहुंचा, उसने कहा मैंने 5 दुखियों को अपनी गांव के अंदर बनाया हूँ। रसूल ने कहा दूर हो जा, हट जा, तू जहन्नम में जाएगा, तू नरक में जाएगा। मालूम हुआ कि इस्लाम में औरतों का महत्व जो रसूल ने अपनाया है बराबरी का दर्जा है। कोई न छोटा न कोई बड़ा, न मर्द को सुपीरियरिटी है न स्त्री को है। ये कि दोनों के हुकूक, दोनों के अधिकार हैं। औरत को भी धैर्यवान होना चाहिए और पति को भी धैर्यवान होना चाहिए। दोनों में धैर्य होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। अगर धैर्य नहीं है तो जो चिरकुट चिल्लाता रखना पड़ेगा, फिर हलाला वलाला वलाला पता नहीं क्या क्या, ये सब इस्लाम के नाम पर बकवास है। इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। कुरान मजीद को पढ़ें, कुरान मजीद में 3 तलाक है, न पैगंबर की जिंदगी 3 तलाक है, न खलीफा कलाम के जमाने में जो शुरू हुआ वो भी नहीं है। और उसके बाद देखा जाए कि इस्लाम की इतिहास को पढ़ना चाहिए। हमारे जो दरसे निजामी मदरसों में पढ़ाया जाता है, मदरसों में बच्चों को दरसे निजामी पढ़ाते हैं, मगर इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामी इतिहास नहीं पढ़ाते। बिना इस्लामिक हिस्ट्री को जाने हुए कुरान की न हकीकत को समझा जा सकता है, न हदीस की सच्चाई को समझा जा सकता है। इसलिए बुनियादी तौर पर इस्लाम के इतिहास को पढ़ना चाहिए और बिना इस्लाम के इतिहास को समझे हुए जो दुनिया भर की बातें लोग बयान दे देते हैं कि कभी राजनीति की स्थिति से कभी कहाँ से, लेकिन वो सब अपनी जगह पर निरर्थक है, कोई इसका अर्थ नहीं है। इस्लाम में कोई भी औरत और मर्द में अंतर नहीं है, कोई भी विरोध नहीं है, बल्कि इस्लाम में औरतों को अधिक महत्व है मर्दों से ज्यादा, क्योंकि औरत ही बच्चों को पालती है, उसी के गोद में बच्चा पड़ता है। और जो माँ की बोली होती है, लोरियां होती हैं, वही बच्चे की बोली होती है। इसलिए हमारे यहाँ मातृभाषा लिखी जाती है, पितृभाषा नहीं लिखी जाती है। इसलिए जो मातृभाषा है, मादरी जुबान है, वही भाषा है, तो इसे औरत के महत्व को समझा जा सकता है। हमारे माननीय जितेंद्र कुमार जी को बहुत ही जल्दी उदाहरण की, बहुत ही व्यस्त अधिकारी है और बहुत ही निष्ठावान, कर्मठ और तुरंत सरकार निर्णय वालों में से हैं। इसलिए मैं इनको सलाम करता हूँ और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि हम लोग प्रोफेसर हैं, इलाहाबाद से जिला पाठ कर रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बराबर किसी को ज्यादा नहीं समझते, हम वहाँ पढ़ाते रहे हैं। इसलिए बोलना और पढ़ाना हमारी आदत है। इसलिए मैं समय को देखते हुए आप लोगों से समय चाहता हूँ, आप लोगों से विदाई चाहता हूँ। I'd like to invite Aisha Ali. She's with us from Dubai and she just wants to say a couple of words. Good evening to everybody. Myself Aisha Ali. I'm associated with Basme Urdu Dubai, which is an organization working for the promotion of Urdu language. And we have already promoted Urdu language in many schools in Lucknow itself, including Namatniya girls, Namatniya boys, and there are many other institutions too. So basically, आज बात हो रही है women's rights की. What I believe is, if we will follow human rights, तो women rights मेरे ख्याल से अपने आप ही follow हो जाएंगे. Besides that, not to neglect कि हम लोग की जो society है, that has been a patriarchal society. Right from the beginning, अभी की बात नहीं है, हमेशा ही से ये होता है। तो औरत को अगर हम डिस्क्राइब करें, she is a symbol of compassion, empathy, unconditional love. इससे ज़्यादा खूबसूरती से शायद women को नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता है। उसमें 2 लाइनें हम ये कहना चाहेंगे, हमने सीखा है मेहताब से किश्तों में संवरना, हमने सीखा है मेहताब से किश्तों में संवरना, आफताब से सीखा है रोज ढूंढ के फिर चमकना। ये है औरत, ये है उसकी आइडेंटिटी। रोज पढ़ती है, रोज ढूंढती है और रोज फिर कुछ नया करती है। एक छोटी सी नज़र मैंने किसी पर्पस के लिए 1-2 दिन पहले लिखी थी, जब मुझे पता चला मुझे यहाँ आना है। तो अर्थ है, हर रिश्ते में औरत ने खुद को थोड़ा सा खोया है, हर रिश्ते में औरत ने खुद को थोड़ा सा खोया है, तब जाकर उसने अपना कोई वजूद बनाया होगा। हर रिश्ते में औरत ने खुद को थोड़ा सा खोया होगा, तब जाकर उसने अपना कोई वजूद बनाया होगा।
सुनो ये है बिन्ते मरियम की कहानी, सुनो ये है बिन्ते मरियम की कहानी। कई बार रोई होगी तब खुशियों को पाया होगा, कई बार रोई होगी तब खुशियों को पाया होगा। हर बार को बंद होठों से सुनकर उसने, हर बार को बंद होठों से सुनकर उसने फिर सब्र का पैमाना भी संभाला होगा। ये है किस्सा बिन्ते हवा का, जरा तुम भी सुनो, ये है किस्सा बिन्ते हवा का, जरा तुम भी सुनो। अपनों के खातिर उनकी गुस्ताखियों को दिल से भुलाया होगा, अपनों के खातिर उनकी गुस्ताखियों को दिल से भुलाया होगा। हर रिश्ते में औरत ने खुद को थोड़ा सा खोया होगा, तब जाकर उसने अपना कोई वजूद बनाया होगा। क्यों नहीं उसको भी हम बराबर का हिस्सा समझें, क्यों उसको अपने हक के लिए दर दर भटकना होगा। नजर जो हर एक औरत की जिंदगी का एक हिस्सा है, सेक्रीफाइस करना। एक छोटी सी 4 लाइनों की नजर में जो कि एक औरत जो सपना देखती है, ख्वाब देखती है और उसे अगर पूरा नहीं होते देखती तो कैसे वो फील करती है। आप बंद पिंजरे उसे अच्छे नहीं लगते, आप बंद पिंजरे उसे अच्छे नहीं लगते, आप पंछियों के डबे पर उसे अच्छे नहीं लगते। जो देखा था उसने एक ख्वाब परवाज का, जो देखा था उसने एक ख्वाब परवाज का, आप पिंजरों में पंछी उसको अच्छे नहीं लगते। जो उसको एक के उजालों से रोशन करना था जहां, जो उसको एक के उजालों से रोशन करना था जहां, अब बेइल्मी के अंधेरे उसको अच्छे नहीं लगते। जब से देखा है उसने सब्ज़-ओ-बाग चमक यहाँ, जब से देखा है उसने सब्ज़-ओ-बाग चमक यहाँ, अब उसको पतझड़ के मौसम अच्छे नहीं लगते। और जब से सुना है काली घटाओं का शेर उसने, जब से सुना है काली घटाओं का शेर उसने, अब उसको खेतों के सन्नाटे अच्छे नहीं लगते। Thank you with this. Once again, I would like to thank Avadhnama for this. मैं चाहूंगी कि जितेंद्र कुमार जी जो एक मिसाल बना चुके हैं ना सिर्फ स्टेट पे बल्कि भारतवर्ष में अपनी इंटेलिजेंस की, जब मैं उनको बुलाने गई तो वो अपने आईपैड पे अयोध्या की ड्राइंग बना रहे थे और ईशा मेरे साथ ही, मेरी बेटी जो IAS का मेज दे चुकी है, मैंने कहा देखो ये है स्टेट का IAS अफसर जो खुद अपने हाथ से एक नक्शा बना रहा है कि कैसे बनेगा, कैसे वहां पे काम होगा। तो ये ऐसा थरो IAS अफसर मैंने बहुत सालों बाद देखा है। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ ये राष्ट्रपति की खुशनसीबी है और कि मतलब और मेरी बेटी ने कहा कि आई एम इम्प्रेस्ड कि एक IAS अफसर जो है फाइल से खुद अपने नोट्स बना के रख रहा है। मैंने कहा वेबर ने और यही कहा था कि जो देश की जो बैकबोन है वो इंडिया की ब्यूरोक्रेसी है। तो न ज्यादा समय लेते हुए मैं चाहूंगी कि आप आए और हम लोग को मार्गदर्शन करें। मैं आभा सिंह जी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज इस कार्यक्रम में उन्होंने मुझे आने के लिए इनवाइट किया। उनसे पहला सामना मेरा तब हुआ था जब मैं गोरखपुर का कमिश्नर था, दैट वाज इन 2006, 13 साल पहले। और पूर्व राष्ट्रपति जी वहाँ पे आए थे कुशीनगर में, आई थिंक नाउ यू विल रिमेंबर इट। और इनके पोस्टल डिपार्टमेंट का भी एक प्रोग्राम था जिसमें यू वर आल्सो देयर। तो उस प्रोग्राम में तब मैं वहाँ कमिश्नर था और आप दिल्ली से आई थी आई थिंक। तो पोस्टल डिपार्टमेंट का एक स्टैम्प रिलीज हुआ था, पर उससे पहले 2002 में मैं कलेक्टर गौतम बुद्ध नगर था नोएडा में। तब आपकी छोटी सिस्टर मीनाक्षी के साथ मेरा परिचय हुआ था क्योंकि उनके हस्बैंड वहाँ पर मेरे साथ एसपी थे। जौनपुर में 2004 में मैं कलेक्टर था। 90 बैच में मेरा 10 जिलों में मैं कलेक्टर रहा हूँ, 2 जिलों में कमिश्नर रहा हूँ, बहुत सारे डिपार्टमेंट में मैंने काम किया। मैं ह्यूमन राइट कमीशन में भी सेक्रेटरी रहा हूँ यहाँ पे यूपी में।
जब इस कार्यक्रम के बारे में मुझे पता चला कि इस किताब का आज रिलीज होना है, तो मैं इस किताब को रात में घर ले गया और पढ़ा मैंने इस किताब कि यदि इस कार्यक्रम में जाना है तो पहले मुझे इसके बारे में खुद पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या लिखा है। जब मुझे पता रहेगा तभी मैं कुछ बोलूंगा, तो इसलिए मैं इस किताब को ले गया, रास्ते में पढ़ा। आज यहाँ आने में थोड़ी कंफ्यूजन थी कि अयोध्या जाने का मेरा प्रोग्राम था, तो लग रहा था मैं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, तो मैंने कहा मैं आऊंगा जरूर। समाज में जो विषमताएं हैं, वो चाहे स्त्री को लेकर के हो या पुरुष को लेकर के हो, चाहे हिंदू में हो चाहे मुस्लिम में हो, किसी भी धर्म में हो, ये जिस किसी के भी साथ हो रही है, उसके लिए कहीं न कहीं वो वर्ग जिसके साथ कि इस तरह की विषमता हो रही है या इस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है, वो जरूर इसके लिए कहीं न कहीं इनडायरेक्टली दोषी है। अगर हम आवाज नहीं उठाते हैं किसी चीज के लिए ये मान करके कि चलो मुझे क्या करना, कोई और बात उठाए, तो इनडायरेक्टली हम भी उस गलत काम के सहभागी हो जाते हैं। क्यों हम इस चीज का इंतजार करते हैं कि कोई और आवाज उठाएगा, क्यों हम नहीं आवाज उठाते? आज जब परीक्षाओं के रिजल्ट निकलते हैं, मैं सेकेंडरी एजुकेशन में यहाँ पे 6 साल सेक्रेटरी रहा, हर बार जब बोर्ड का रिजल्ट आता है तो मैक्सिमम नंबर लड़कियों की होती है। जो टॉपर की मेरिट लिस्ट हम देखते हैं तो उसमें सबसे ऊपर लड़कियां होती है, लड़के नीचे होते हैं। लड़के हमेशा उसमें मेरिट लिस्ट में आने के लिए तरस जाते हैं, लेकिन ये मेरिट आगे जाके कहां खो जाती है? शादी करने के बाद वही लड़कियां जो शादी के पहले इतनी मेरिटोरियस होती है, क्यों अपने आप को सिर्फ ये मान लेती है कि मुझे सिर्फ हाउसवाइफ ही रहना है? ठीक है, आपके सामने चुनौतियां बहुत है, आपको परिवार को चलाना है, हाउसवाइफ वर्क करना है, बच्चों की ग्रूमिंग करनी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं ऐसे महिलाओं के जिन्होंने ये सब करने के बाद भी अपने एजुकेशन के पैशन को दबने नहीं दिया। आपके सामने है, पोस्टल सर्विसेज से इन्होंने रेजिग्नेशन दी और जो अपनी इनर वॉइस थी, जो अंदर की आवाज है, जो इनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही थी सर्विस में, उसकी बात सुन करके इन्होंने फिर ये रास्ता अपनाया और आज वो समाज को एक दिशा दे रही। तो वो लड़कियां जो एजुकेशन में हाईएस्ट मार्क्स लेकर के आती हैं, अच्छा करके जाती हैं, शादी करने के बाद फिर क्यों ये कॉम्प्रोमाइज कर लेती है कि हम आगे कुछ नहीं करेंगे? मैंने तो देखा है कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, प्रोफेशनल इंजीनियर्स, वो लड़कियां भी बाद में कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश में इन चीजों को छोड़ देती है। तो अगर आधी आबादी, हमारे देश की आधी आबादी अगर इस तरह से कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश करे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ अपने अंदर के उस लॉ को जलाए रखे कि जो हमारे सामने एजुकेशन के टाइम में, स्कूल में, कॉलेज में जो मैं हुआ करती थी वही मैं आजीवन रहूंगी, फुल लाइफ रहूंगी, then you can do wonders, the country can do wonders. मेरी 2 बेटियां थी और +2 करके दोनों बेटियों ने कहा कि मैं यूके पढ़ने जाऊंगी। मैंने दोबारा नहीं सोचा, दोनों को मैंने बोला। मेरी वाइफ कह रही थी कि अगर ये चली गई तो मैं कैसे रहूंगी? मैंने कहा हम लोग जाते आते रहेंगे। यूके यहाँ से 9 hour की फ्लाइट है। यूपी में भी अगर कहीं हम ऐसी जगह भेजें जहाँ पे कि रोड खराब हो तो 10 घंटे यूपी के भी दूसरे पार्ट में आपको जाने में लगेगा, 10 घंटे में आप वहां पे भी जा सकते हैं। लड़कियों को जगह आप हायर एजुकेशन देते हैं तो न सिर्फ वो डिग्री की एजुकेशन है, बल्कि वो एक जनरेशन को एजुकेट करते हैं। वो एक सीड की तरह है, जैसे गोरखपुर में काला नमक चावल होता है, घर में कहीं पकता है तो पूरे कॉलोनी में उसकी खुशबू जाती है। उसी तरह अगर आपने लड़की को पढ़ाया तो वो लड़की पढ़ के निकली, ठीक है, शादी के बाद ससुराल चली गई, वहां जाकर के कुछ समय वहां के हालात की वजह से भले कुछ समय चुप हो, लेकिन जब बाद में वो अवसर आएगा तो अपने बच्चों को पढ़ाएगी। मैंने इस किताब में आभा सिंह जी की मदर की स्टोरी पढ़ी कि वो बहुत पढ़ाई करना चाहती थी, आगे
जॉब भी करना चाहती थी, नहीं कर पाई, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। और न सिर्फ पढ़ाया, स्कूल में जाती थी और प्रिंसिपल से आर्ग्यू करती थी कि मैं अपनी सिफारिश के बल पे नहीं, बच्चों के मेरिट के बल पे आई। एवरी वुमन कैन डू इट। जैसे इनकी माता जी ने किया, हर माँ कर सकती है। आप जब करेंगे तो आपके बच्चों में भी वही जज्बा है। इनकी माँ ने जो किया वो जज्बा इनमें है, ये जज्बा फिर वहां से ईसा में गया जो नीचे दिख रहा है। हम लोग मैथमेटिक्स में कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कि जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 फिर 4 को 4 से 16, वो इस तरह चीजें बढ़ती हैं। तो दैट इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ व्हेन यू एजुकेट वुमेन, इट ग्रोज लाइक दैट। समाज में हमें इस संस्कारों को दूर करने की जरूरत है, और ये एक दिन का संघर्ष नहीं होता है। मैं बता दूं आपको कि कहीं भी लाइफ में, इवन बीइंग एन आईएएस ऑफिसर इज नॉट एन इन कि आपने कोई परीक्षा पास कर ली और उसके बाद आ गए और बाहर के लोगों को लगता है कि सर आईएएस बन गए, हो गया। बट आईएएस बन के भी अगर आपको परफॉर्म करना है तो हर दिन अपने आप को चुनौती देनी पड़ती है। अगर आपने अपने आप को चुनौती नहीं दी तो फिर आप वही रह जाएंगे। जैसे तालाब का पानी, जो अगर दरिया का पानी जो रुक जाता है उसमें बदबू आने लग जाती है, लेकिन जो बहता रहता है वही पानी साफ होता है। तो इस तरह से आपको अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहना पड़ेगा। समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, विषमताएं हैं, और उसको कैरी ऑन करने वाले जो लोग हैं ना, आश्चर्य की बात है कि वही हमारे पुजारी बने हुए हैं, वही हमारे मौलवी बने हुए हैं। मैंने बताया कि कुरान की व्याख्या वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने खुद नहीं कुरान पढ़ी। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक जब हम लोग छोटे होते थे तो हमारी दादी माँ, ग्रैंड मदर, एक पूजा करती थी। तो वहाँ पे जो भगवान का भोग लगता था तो उसके पास वहाँ जो पंडित जी थे वो एक डंडा लेकर के उसको जमीन पे 3 बार ऐसे पटकते थे। किसी ने पूछा नहीं कि क्यों पटकते हैं। आई वाज ए स्मॉल चिल्ड, मैं छोटा बच्चा था, तो मैंने पूछा उससे क्यों पटकते थे। तो उनका मुझे पता नहीं, मेरे पिताजी करते थे इसलिए मैं भी ऐसा करता हूँ। फिर मैं पीछे पड़ा, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा कर क्यों है। तो मुझे पता चला कि उनके ग्रैंडफादर वो ब्लाइंड थे, नहीं वो अंधे थे। तो भगवान को भोग लगाते समय लकड़ियां इसलिए पटकते थे कि कोई बिल्ली या फिर कुत्ता न चले जाए, उसमें मुंह न लगा। अब जिनको आंखें आ गई वो भी वही कर रहे। तो हम आप जो पढ़े हुए हैं वो क्यों नहीं खुद कुरान को पढ़ के उसको एनालाइज कर सकते हैं? क्यों हम उन रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स को खुद नहीं पढ़ सकते जो हम ऐसे लोगों के भरोसे रहते हैं जिन्होंने खुद नहीं पढ़ा है और वो हमें बताते हैं कि इसमें ये लिखा हुआ है। तो इट्स एन कम्युनिकेशन एरर। जब आप ये छोटी छोटी चीजें घर में बड़ी होते रहती है, जब आप उस व्यक्ति से सुनेंगे जिसने खुद नहीं कुछ किया हुआ है तो आपको कुछ ना कुछ बताएगा। मैं बहराइच जिले में पोस्टेड था, वहां पे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट था, दैट वाज इन 92। तो मेरा एक ऑर्डरली आकर के मुझे बोला कि साहब वो पानी टंकी का प्रिंसिपल आपसे मिलने को आया। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ, पानी टंकी का कोई प्रिंसिपल होता नहीं, पानी टंकी का प्रिंसिपल क्यों आया मिलने को? मैंने कहा कि पता जब पूछता हूँ क्या है। फिर मैंने पता किया तो वो पॉलिटेक्निक का प्रिंसिपल था, पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो वो पॉलिटेक्निक कॉलेज का प्रिंसिपल तो पानी टंकी का प्रिंसिपल कहता। इस तरह की घटनाएं आपके घरों में रोज होती है। जो आपके ऑर्डरली हो गया, गेट पे कोई रहता होगा, आपका जो कुक होगा, बाहर मिलने कोई आएगा, अंदर आके कुछ और बताएगा। इट इज द सेम स्टोरी कि जिसने रिलीजियस किताबें नहीं पढ़ी है वो आपको वही बता रहा है जो उसने पहले किसी और से सुनी, जो सुन रखी है, और हम आप उसी को मान करके क्लोज माइंड से उसको फॉलो करते रहते हैं और उसका शिकार होते रहते हैं। उसके पीछे न जा करके, एनालिसिस न करके उसके गुलाम बने रहते हैं। तो हमें उस ट्रैप से बाहर निकलने की जरूरत है। जब उस ट्रैप से बाहर निकलेंगे तभी हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने आप चीजों को एनालाइज कर पाएंगे। तो आज इस किताब को जब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि समाज में जो भी ऐसे बर्निंग टॉपिक्स हैं, जो स्त्रियों के साथ जुर्म हो रहे हैं, जो और बहुत सारे पढ़ी लिखी महिलाओं को भी नहीं पता है, उनको भी नहीं मालूम है कि अगर कोई ऐसी टीजिंग हो जाए, कोई चीज हो जाए, कोई घटना हो जाए तो हम कहाँ जाए।
सबको पता है 1090 है, बट उनको लगता है अच्छा मैं कंप्लेन करूंगी तो कहीं ऐसा नहीं कि मैं बदनाम हो जाऊं, मेरे सोशल मीडिया पे ना आ जाऊं, बट इस वजह से वो नहीं आते। कुछ को तो पता ही नहीं है, तो कम से कम आपको ये इसको पढ़ेंगे तो आई थिंक ये बहुत ही यूजफुल किताब होगी और इसको पढ़ करके काफी नॉलेज मिलेगा। और जब एक बार आपको नॉलेज आता है, नॉलेज इज द पावर, वही आपको ये सोचने समझने की क्षमता देती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जब आप एक बार चीजों को जानते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब नहीं जानते हैं तो फिर मन में कई तरह का डर होता है, भय होता है कि जब हम जानते ही नहीं है तो फिर हम हमेशा कंप्रोमाइज कर जाते हैं, तो हमें उससे बचना चाहिए। मैं यहाँ पे मीडिया के भी लोग आए हैं, मैं उनसे एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि कई बार मीडिया के लोग भी इस एक ट्रेंड के चक्कर में, टीआरपी के चक्कर में गलत न्यूज चलाते रहते हैं या अफवाह फैलाते रहते हैं। 3-4 साल पहले मैं कश्मीर गया हुआ था, फैमिली के साथ हम लोग कश्मीर थे और कुछ ऐसा वाकई था कि ईद के समय में वहाँ पे कश्मीर में था और लाल चौक के पास अपने दोस्त के यहाँ सेवैयां खा रहा था। उस समय लखनऊ से मेरे पास कॉल गया कि लखनऊ में न्यूज चल रही है कि वहाँ पे लाल चौक के पास ईद की नमाज के पास भगदड़ मच गई है, बॉम्ब चला दिए गए हैं, आप कहाँ हो, आप सुरक्षित हो या नहीं। मैंने उनको बताया मैं तो लाल चौक में हूँ यहाँ पे और मैं अपने दोस्त के यहाँ सेवैयां खा रहा हूँ, यहाँ तो ना कोई भगदड़ मची है और कुछ है। लेटर ऑन व्हेन आई इंक्वायर्ड, जिस चैनल में वो खबर चलाई जा रही थी वो 4 साल पुराने का एक वीडियो उसमें चला करके ऐसी तरह की खबरें दे रहा है। तो ऐसे करके आप किसी जगह को, कश्मीर की कश्मीरियत को आप बदनाम कर रहे हैं। वहां पे सब चीजें साथ हैं, बिना चीजों को इंक्वायर किए आप ऐसी खबरें चलाते हैं, तो प्लीज डोंट डू दैट। इसकी वजह से एक ऐसी जगह जो कि एक बहुत ही उम्दा जगह है, बहुत कश्मीर को भारत का सिरमौर कहा जाता है, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, जब वहाँ पे एक बार जाए तो देन यू विल फील इट एंड यू विल लव इट, आपको पता चलेगा। मुझे वहाँ मेरे साथ एक ड्राइवर था, मैं 10 दिन रहा, ही वाज अ मुस्लिम, और उससे मैंने पूछा क्या कि तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं। थोड़ा आपसे जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि समाज में ये चीजें हैं और कैसे लोग उसका सामना कर रहे हैं। मैंने उससे पूछा क्या कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, उसने कहा मेरी 2 बेटियां हैं। तो मैंने कहा कहाँ पढ़ते हैं, उसने कहा कि मैं उन बच्चों को चंडीगढ़ पढ़ाता हूँ। तो मैंने कहा एक ड्राइवर होकर के तुम अपनी सैलरी से कैसे चंडीगढ़ अपने बच्चों को अफोर्ड कर रहे हो, भेज रहे हो। तो उसने कहा मेरी वाइफ स्टॉल बनाने का काम करती है और मैं ड्राइवर हूँ, हम लोगों की जो भी सेविंग होती है मैं बच्चों को एक बच्चे को मैंने चंडीगढ़ भेज दिया, हॉस्टल में है, हम लोग वहीं जाते रहते हैं, यहाँ नहीं बुलाते बच्चे। मैंने कहा क्यों नहीं बुलाते? कहा साहब जो समाज में इस तरह के लोग हैं जिनके बच्चे महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगे जूते नहीं ले सकते, महंगे मोबाइल नहीं ले सकते, महंगे घड़ी नहीं ले सकते, महंगे कपड़े नहीं ले सकते, ये जो आतंकवादी संगठन के लोग हैं वो ऐसे बच्चों को टारगेट करते हैं। उनको लगता है कि जो इनके पेरेंट्स इतना नहीं कमा सकते कि बच्चे के शौक को पूरा कर सके, तो इन बच्चों को पहले एक मोबाइल गिफ्ट कर देंगे, एक घड़ी दे देंगे, अच्छा सा ड्रेस दे देंगे, फिर बच्चों को इस चीज की आदत हो जाता है। और फिर आदत लगाने के बाद अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो जिस बच्चे के हाथ में एक अच्छी घड़ी है, एक अच्छा मोबाइल है, वो 6 महीने बाद वो बच्चा गायब हो जाता है। हम ढूंढते हैं, वो बच्चा मिलता नहीं, बाद में पता चलता है कि समाचार पत्र की सुर्खियों से कि हमारा वो बच्चा कहीं मारा गया। तो सब हम जो इस मिडिल क्लास के लोग हैं जिनकी अर्निंग कम है, जिनके बच्चों को एक महंगी चीज की तरफ ललक है और माँ बाप नहीं दे पाते हैं, उनके बच्चे बड़े सॉफ्ट टारगेट हैं जिनको ये लोग टारगेट करके ले जाते हैं और बैठाते हैं। इसलिए हमने सोचा है कि भले हम कम कमाएं, कम रोटी खाएं, पर हम अपने बच्चों को पढ़ाई अच्छी दें ताकि हमारे बच्चे इससे बचे रहें और अच्छी जगह। मैं सोचता हूँ कि एक ड्राइवर के अंदर ये सोच हो सकती है, तो हम सब के अंदर क्यों ना हो, हम सब के अंदर ये सोच हो कि हम अपने बच्चे को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। तो मैं अपनी बात को समाप्त करने के पहले, सब लोगों ने बड़ा गजल पढ़ी, कई सारी शेर व शायरी पढ़ी, मुझे उर्दू का बहुत नॉलेज नहीं है, पर एक शेर मैं सुनाता चाहता हूँ। मुश्किलें तो हर सफर का हुस्न होती है, मुश्किलें तो हर सफर का हुस्न होती है, कैसे कोई राह चलना छोड़ दे, कैसे कोई राह चलना छोड़ दे, है मुश्किल मैं तो ये हिम्मत जुटा नहीं पाया, तू ही मेरे साथ चलना छोड़ दे।
मेरा अकीदत भरा आदाब। कहते हैं कि हर तरफ यहाँ लोग बैठे हैं और इतने माहिर लोग हैं कि उनके सामने बोलते हुए भी डर लगता है। लेकिन जैसे किसी शायर ने कहा है कि न दोस्ती न तकल्लुम न दिलबरी न खुलूस, न दोस्ती न तकल्लुम न दिलबरी न खुलूस, किसी का कोई नहीं, आप सब अकेले हैं। मगर मुझे लगता है कि जब शायर ने ये शेर कहा होगा तब आफा सिंह जैसे लोग नहीं होंगे जो अपने आप में कहीं न कहीं अपनी जिंदगी जीते हैं, सिर्फ अपनी नहीं जीते, औरों को भी चाहते हैं कि वो बेहतर जिंदगी जिए। इनका ये हुक्म था और ये बड़ी बहन भी है और मेरी आई हैव ग्रेट एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर हर। सो इसलिए मुझे यहाँ आना बहुत जरूरी था और क्योंकि इन्होंने कहा है कि मैं तलफ़्फ़ुज़ और हम, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुकी हूँ, किसी कनेक्ट के अंदर में ये शुरुआत है और हमारी ये कोशिश है कि जिस गंगा जमनी तहजीब का जिक्र आपने बार बार किया, उर्दू का जिक्र हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम आप और जो लोग वो रिलीजन, कम्युनिटी और सेक्स से बढ़ के ऊपर उठ के कहीं ना कहीं अपनी लखनऊ की आइडेंटिटी और उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर जोर दें। ये मुहिम मैंने शुरू तो कहते हैं ना कि मैं चला था अकेले ही, लेकिन लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो इस कारवां में बहुत लोग हैं। मुझे ये भी एहसास है कि यहाँ जो लोग डैश पे बैठे हैं वो मुझसे बहुत ज्यादा काबिल हैं, इसलिए मैं कुछ और न बोल के ये कहूँगी कि तलफ़्फ़ुज़ और हम एक फिक्र है, एक जज्बा है और एक मुहिम है और हम चाहेंगे कि लखनऊ के लोग जहाँ भी जाए उनकी जबान से लोग उन्हें फौरन कहें कि आप लखनऊ के जरूर हैं। जौनपुर का जिक्र हुआ था, बार बार जिक्र हो रहा है। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी, जौनपुर से मेरा ये ताल्लुक है कि मेरी फूफी रानी महू की थी, तो इसलिए जौनपुर और मेरे वालिद वहाँ पर अशराफ करते थे औरम में। और आबा जी, मैं आपके लिए जरूर कहूंगी कि आज का दिन मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर से शियों के लिए बहुत अहम है। कल चहल्लुम है और इसलिए शायद अगर ये आभा जी की बात ना हो तो माजरत कर लेती, लेकिन मुझे मालूम है कि जिस तरह से हुसैन और इमाम हुसैन की बात होती है कि वो हक के लिए लड़े, आप भी कहीं ना कहीं एक ऐसी मुहिम आपने शुरू की है जो सबको साथ लेके चल रही है। इसीलिए मुझे बहुत यहाँ आने का, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा के मुझे बुलाया और मुझे लगता है कि अगर वकील आपका दोस्त हो तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो ये मेरी दोस्त भी है, मेरी बहन भी है और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। और I was delighted to hear you because you Mr. Jitin spoke so beautifully और आपने एक रियल IAS ऑफिसर को जैसे होना चाहिए, बोलना चाहिए, वो कहा। We are with you in this effort. Thank you so much. आबा जी, आपकी मोहब्बत में और हम लोग की कोशिशों में, जिसमें कुलसुम, मैं और बकार रिजवी साहब कि ऐसा क्राउड आया है, क्राउड नहीं ऐसे लोग आए हैं जो अपने जरिए से बहुत काम नहीं। वहाँ देखिए, इधर तो देखिए, ये तो हमेशा एक निशान होते हैं, उधर देखिए ऐसे लोग जुड़े हैं इससे कि वाकई ये मैसेज ले जाके आगे वही वाली बात है कि थैंक यू मत कहो, तुम टीम की मदद करो, उससे कहो कि वो टीम की मदद करे। आबा जी का मैसेज यही है कि हमको पत्ते नहीं, हमको पता, आबा जी सुनिएगा, आपका मैसेज जा रहा है कि हमको पत्ते नहीं, ख़वातीन सुने, हमको पत्ते नहीं जो हवाओं से गिर जाए, इन आंधियों से कह दो औकात में रहे। बहुत माजरत के साथ कि आपके प्रोग्राम में सबसे पहले मुझे आना चाहिए था, लेकिन मैं सबसे बाद में आया। ये सफाई इंस्पेक्शन में फंसा हुआ था, उस वजह से मुझे नितिन कुमार जी के बारे में आप लोगों ने सुना, वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन आज आप लोगों ने देखा होगा बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चंद दिनों आप लोगों ने देखा होगा उर्दू अकेडमी जिसकी आप सरपरस्त हैं, सबसे पहले क्विक आपने अगर रिस्पॉन्स न किया होगा तो वो अवार्ड की जो वापसी का सिलसिला था वो शायद आपके ही वजह से शुरू हुआ कि आपने उसको समझाया और उस पर रिस्पॉन्स किया। ये बहुत अच्छी बात थी। मैं जिसका शुक्रिया अदा करूँ, सबसे पहले जिन्होंने ये प्रोग्राम को मुनक्किद किया, आबादी के बारे में, ये शहर उनका है, उनके बारे में लोग जानते हैं, तमाम पार्टी के मसले में और तमाम चीज़ों में सब ने अपने अपने जबान में
तमाम चीजें लिखी, किताबें लिखी, लेकिन उनको ये इंसानियत हासिल है कि उन्होंने एक किताब औरतों ने बताया थे हिंदी में लिखी, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि नहीं, ये हिंदी तक महदूद न रहे, इसके जो हमने प्रॉब्लम औरतों की बताई है, उसका सोल्यूशन बताया है, वो सारी कम्युनिटी तक जो उर्दू पढ़ते हैं उन तक भी पहुंचे, और उन्होंने इसका बाकायदा तर्जुमा कराया। डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा तर्जुमा किया, और ये किताब उन ख्वातीनों के पास भी जाएगी जिनकी ज़बान उर्दू है। जनाब सदर इमाम साहब, कुलसुम तला साहब, तबस्सुम साहब और सिंह साहब, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो इतना उन्होंने वक्त दिया, और यहाँ पे तमाम हमारे मौजूद हाज़रीन जो देर से यहाँ पे बैठे हैं, प्रोग्राम देर में शुरू हुआ था, उसके लिए भी आप लोगों से माजरत कर रहे हैं। डायस पे वो लोग हैं जिनका वक्त बहुत कीमती है, लेकिन उन्होंने इस किताब की अहमियत को समझा और यहाँ पे अपना इतना वक्त दिया, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम खातिन के बारे में आपने कहा कि वो लोग तरक्की कर रही हैं और अपने को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करती हैं, और सारा मशवरा हमारे साथ है। अब खातिन के लिए ये नहीं रह गया कि वो कोई मजलूम या कोई बेसहारा, ये अब वर्ग के लिए नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत से इलाके होंगे। मैं एक नाम इसलिए लेके बताऊँ, एक कुसुम भारती हमारे सामने बैठी हुई है, दैनिक जागरण में 8 साल से ये काम करती हैं। ये मेरा ही स्कूल था कल्याण की लाइफ में, बहुत छोटा स्कूल, उसी में उन्होंने एक बहुत छोटे स्कूल में पढ़ा, उसके बाद तरक्की किया और आज ये दैनिक जागरण में काम कर रही है पिछले 8 साल से। तो जहाँ जहाँ जिसको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो काम कर रहा है। लेकिन आपने जो किताब लिखी है आबादी, वो किताब तमाम औरतों की परेशानियों को, दुश्वारियों को, जो इसको समझेगा, जैसा कि इस पर आपने जितेंद्र जी कहा कि इस पर एक वर्कशॉप होनी चाहिए, इस पर सवाल पूछे जाने चाहिए और लोगों को इस किताब को लॉट भी करना चाहिए, इसमें जो सोल्यूशन दिए गए हैं, तभी इस किताब लिखने का असली हल है। प्रोफेसर सामा हबीब साहिबा का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी देर तक इस प्रोग्राम को मेरे न रहने के बावजूद चलाती रही, और मुझे कहीं भी इस बात के लिए ये नाम नहीं लिया होगा इन्होंने शायद कि वो अभी तक ही नहीं आए हैं। मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आप हज़रात का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मौजूद मेहमान जो हमारे सामने हैं, वो ना हो तो कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।